सेल डिवीजन एंड सेल रेप्लिकेशन में रोल है किसका? सेंट्रल मीजोसोम्स का। इसके बाद लेटरल मीजोसोम जो एजिस पे प्रेजेंट होते हैं, ये किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है न्यूक्लियोइड से, तो ना ही ये सेल डिवीजन करेंगे ना ही ये रेप्लिकेशन करेंगे। इनके पास प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स, इनके अंदर ही प्रेजेंट है कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स। रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, और ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल की रेस्पिरेशन में मदद करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख के देती हूँ लेटरल मीजोसोम के साथ इनका फंक्शनिंग है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपका बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरिया आपका एनारोबिक है कि एरोबिक है, उस टाइप से ही एंजाइम काम करेंगे। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे होते हैं, है ना, आपके बैक्टीरिया का नेचर। तो आपको ये समझ आया? नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं बेटा कि इधर से कुछ आउट ग्रोथ्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही कुछ प्रोट्रूजन बाहर की तरफ भी आ रखे हैं। इन आउटवर्ड ग्रोथ को हम बोल सकते हैं increase in the surface area for the respiration. Yes, they also increase the respiratory surface, but हम इसको जो इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा, और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन आल्सो। ठीक है, लेटरल मीजोसोम के बारे में आगे पढ़े बेटा। देखिए ये आउटवर्ड ग्रोथ्स आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए या पिलाए, या ये फिम्ब्राई हो सकते हैं, ये भी या ये पिलाए हो सकते हैं आउटवर्ड ग्रोथ में, फिम्ब्रिए या फिर पिलाए। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। फिम्ब्रिए और पिलाए दोनों का एक कॉमन फंक्शन है, फिम्ब्रिए और पिलाए का। दोनों ही क्या करवाते हैं? हेल्प इन अटैचमेंट। ये भी और ये भाई साहब भी, पिल्ले भी और फिम्ब्रिए भी। फिम्ब्रिए होते हैं टोटल 300 से 400 पर सेल, बेटा एक बात बताना जल्दी से, आपको ये नजर तो आ रहा है ना बोर्ड के अंदर? स्टार्टिंग में मैंने बोला थोड़ा छोटा हो जाएगा मे बी देखने के लिए। आप बताइए आपको समझ आ रहा है बेटा, दिख रहा है? ओके गुड गुड गुड। ओके, फिम्ब्रिए हो सकते हैं 300 से 400 पर सेल, जबकि अगर हम बात करें पिलाए की, तो पिलाए कितने होंगे पर सेल? पिलाए ज्यादा नहीं होते, ये बहुत ही कम होते हैं, ये 1 to 5% होते हैं, 1 to 5 पर सेल। बट I told you they help in attachment, है ना, ये दोनों अटैचमेंट में मदद करते हैं। इनके अंदर इनका नेचर क्या है? इनका नेचर में एक प्रोटीन है, ये दोनों फिम्ब्रिए और पिलाए जो है प्रोटीनेशियस इन नेचर है और बने होते हैं पिलियन प्रोटीन से। पिलियन प्रोटीन, पिलियन। ठीक है बेटा, ये था इसके बारे में। अभी हम पिलाए को पढ़ेंगे भी, कॉन्जुगेशन के अंदर ये कैसे मदद करते हैं। नाउ इसके अलावा सेल के अंदर आप लोगों ने और क्या देखते हैं? मैंने कहा था इसमें कोई भी मेम्ब्रेनस बॉडीज प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, इसमें एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वो नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर क्या है बेटा? राइबोसोम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 70S।
70S राइबोसोम। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे यहाँ पे 80S आएगा। S इज सेडिमेंट कोफिशिएंट या स्विडबर कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। राइबोसोम 70S इन नेचर होता है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्टरीज बोलते हैं। ये सेल के अंदर जो है इसके प्रोटीन्स बनवाएगा बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो अब अगर आपको मैं एक बात बोलूं, जैसे कि आपको सुना होगा आप लोगों को, जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है ना, बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया, या कभी आईज में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, आपको जो मेडिसिन दी जाती हैं थ्रोट के लिए, आप खाते हो, एंटीबायोटिक्स खाते हैं ना, और अगर आपको आईज में भी डालनी तो ड्रॉप्स देते हैं, वो भी एंटीबायोटिक इन नेचर, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स दो तरीके से काम करते हैं। एक तो एंटीबायोटिक का फंक्शन क्या होता है कि सेल वॉल को तोड़ दो, सेल वॉल जो बाहर की आप देख लें, मतलब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो लेयर है, इसको ब्रेक डाउन करने का काम। एक और काम करती है, कुछ जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो ये काम भी करती है कि वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देती है, यानी कि बैक्टीरिया के प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे, और बैक्टीरिया के प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे तो भी बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इसके प्रोटीन्स, इसकी रिक्वायरमेंट है, ये बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये किसकी मदद से बनते हैं प्रोटीन, राइबोसोम्स की मदद से। 1 to 4, 1 to 5, कुछ सेल्स में 5 भी होते हैं, ठीक है। आपको बुक्स टू बुक्स वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। किसका था ये, कुसुम, यस। 1 to 4 लिखा है बेटा, 1 to 5 भी हो सकते हैं, ये बुक्स में कुछ में 5 दे रखा है, कुछ में 4 दे रखा है, मैक्सिमम 5 होगी, उससे ऊपर नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको मे बी दिस स्ट्रक्चर इज क्लियर, बताइए बेटा, डायग्राम क्लियर हो गया। अब बेटा मैं इसको रब करने जा रही हूँ, ठीक है ना, एंड आई गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। पहले मैं इसको मिटा रही हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराती हूँ। अब बेटा एक बात हम देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को और यूकैरियोटिक सेल को, सिर्फ और सिर्फ सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। या स्ट्रक्चर की बात ही करें हम लोग, स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रोकैरियोट, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ यूकैरियोट। थोड़ा जल्दी करेंगे इस टॉपिक को। प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट इसलिए बोलते हैं कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस दे हैव न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक के पास जो है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा। जेनेटिक नेचर की बात करते हैं तो दोनों के पास ही क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस डीएनए बोल सकते हो आप, डबल स्ट्रैंडेड को डीएस डीएनए, इसके पास भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। बट दोनों के डीएनए में एक छोटा सा डिफरेंस है। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है, ठीक है ना, उसका जीनोमिक डीएनए, दो तरह के डीएनए होते हैं उसमें, प्लाज्मिड और जीनोमिक। मैं जीनोमिक की बात कर रही हूँ। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होगा, जो जीनोमिक डीएनए होगा, यहाँ पे लिख भी देती हूँ जीनोमिक, ठीक है, चाहे वो जीनोमिक हो चाहे वो प्लाज्मिड हो, ये डीएनए क्या होंगे, सर्कुलर,
सर्कुलर होंगे। सर्कुलर का मतलब उसकी जो एजेस होंगे ना, एक एंड और दूसरा एंड, ये फ्री नहीं होंगे, ये ज्वाइंटेड होंगे एक दूसरे के साथ। तो सर्कुलर डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होगा। और अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो यूकैरियोट का जो डीएनए होता है ये हमेशा जो होता है वो लीनियर डीएनए रहता है। इनमें जो एजेस एंड्स होते हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट नहीं होते। ठीक, अब क्योंकि आपको पता है कि जो आपका प्रोकैरियोट होता है उसके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, कल ही मैंने आपको बताया था। तो लैक हिस्टोन प्रोटीन्स, यहां प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी बेसिक अमीनो एसिड से बनकर मिलकर बने होते हैं। बेसिक इन नेचर का मतलब ये हुआ कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं इनके पास। कौन कौन से होते हैं आपने शायद जानते भी होंगे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन ब्रिज। जबकि इनके पास हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, ठीक है। इनके पास होते हैं पॉलीअमीन्स, या नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोल सकते हो या पॉलीअमीन्स बोल सकते हो। इनके पास होते हैं पॉलीएमाइन्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, पॉलीएमाइन्स। और ये होते हैं, ये किस तरह से मतलब होते हैं, ये होते हैं you can say they are alanine amino acid in nature। ये alanine amino acid से बना होता है इनका पॉलीअमीन, ठीक है। और इनके जो हिस्टोन प्रोटीन्स है वो लाइसिन और आर्जिनिन वाले अमीनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे दैट इज ऑफ, अगर हम बात करेंगे पहले यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट जो है इसके अंदर आपको बेटा बड़े क्लियरली दो सीक्वेंस दिखाई देंगे, ठीक है ना। कौन कौन से दो सीक्वेंस बड़े क्लियर नजर आएंगे आपको। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जब एमआरएनए बनता है, पहले एमआरएनए जब बनता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की बात कर रही हूं मैं। ट्रांसक्रिप्शन में जब एमआरएनए बनता है वो पहले इमेच्योर होता है, उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं सब। इनमें दो सीक्वेंस होंगे, इंट्रॉन और एक्सॉन। तो यूकैरियोटिक का जो एमआरएनए है उनमें दो सीक्वेंस होते हैं, इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स। ये जो है नॉन कोडिंग होते हैं, ये आगे जाके प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, इसलिए इसको रिमूव कर दिया जाता है। और एक्सॉन्स जो है वो क्या बनाते हैं आगे चल के, प्रोटीन्स, ठीक है। बट जो आपके ये है प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक्सोन ही प्रेजेंट होता है, इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते, इनके एमआरएनए में, ठीक है, इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। एमआरएनए से पहले क्या होता है, डीएनए, तो डीएनए में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, इंट्रॉन्स ना ही डीएनए में होंगे ना ही एमआरएनए में, ठीक है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है बताने जा रही हूं आपको, एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है, नहीं बेटा, जो आपने लिखा है पॉलीअमीन्स, पॉलीअमीन्स जो हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। पॉलीअमीन को अपने नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी लिख सकते हैं आप, ठीक। इसमें सिर्फ एक्सोन्स होते हैं, और जो एक्सोन होते हैं वो प्रोटीन को कोड करेंगे। बट जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं लिख लीजिए, मैं फटाफट से बता रही हूं आपको। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एक्सेप्शनल केस है, दे पोजेस इंट्रॉन्स इन देयर डीएनए एज वेल एज इन देयर एमआरएनए, so that is also a difference between the nature। तो इसके साथ बेटा आपको ये तो क्लियर हो गया कि इसके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कैसे अलग हैं। बाकी डिफरेंस तो पता ही है आपको कि प्रोकैरियोट का साइज, इसका साइज, फिर ऑर्गेनेल्स के बारे में, वो डिफरेंस हम यहाँ नहीं पढ़ रहे, यहाँ हम उसकी कुछ स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस ही पढ़ेंगे, जो हमने भी स्ट्रक्चर पढ़े उन्हीं के बारे में डिफरेंसेस हम यहाँ पर देखेंगे,
चलिए अभी हम इसके जीनोमिक डीएनए को डिस्कस कर चुके हैं. There is another DNA present inside the bacterial cell, which is called the plasmid DNA. अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे. प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है? अब जैसे समझिएगा ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है. तो बैक्टीरियल सेल में इसके पास एक तो उसका हाईली कॉइल्ड इस तरीके से सर्कुलर ही होगा, इसके एजेस जुड़े होते हैं, फ्री एंडिंग्स नहीं होती. इसमें होगा जीनोमिक डीएनए. ठीक है. इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होगा इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ठीक है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलेंगे. ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोम से एक्स्ट्रा. ठीक है. इसमें एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होते हैं. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको हम प्लाज्मिड भी बोलते हैं. ठीक है. प्लाज्मिड भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन नेचर होता है. पर एक बात आपको मैं बता दूं कि ध्यान से समझना. जरूरी नहीं है कि हर बैक्टीरिया के पास ही प्लाज्मिड हो. मैं बोल रही हूँ कि बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, या फिर अगर हम निकाल दें इस प्लाज्मिड को तो उसके बिना भी डीएनए, क्या ये सेल जिंदा रह सकता है? यस. मतलब अगर हम ये बात करें कि जिंदा रहने के लिए, लिविंग क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इट इज लाइक आंसर इज नो. अगर प्लाज्मिड डीएनए नहीं भी होगा तब भी बैक्टीरिया हमारा जिंदा रह सकता है. ठीक है. तो आपको मैं एक बात बताती हूँ. अभी आप सोच रहे हो कि प्लाज्मिड नहीं होगा तो क्या एग्जांपल रहेगा, वो मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करती हूँ फर्दर. बट आई टोल्ड यू कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है. इसके बिना भी जो हमारा सेल है बैक्टीरियल सेल, इट कैन सरवाइव. क्या कौन बेटा, कौन बोल रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि मतलब जो ये आपका प्लाज्मिड डीएनए है इसके बिना भी हमारा जो ये सेल है वो लिविंग रह सकता है. ठीक है. अभी मैं इसके बारे में आपको और डिस्कस करती हूँ. बेटा एक छोटी सी मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी है. ठीक है. आप लोग बेटा अपनी आवाज को म्यूट रखिए. आप लोगों को कुछ पूछना होगा तभी अनम्यूट करिए. बीच में कुछ भी बोलेंगे, घर में कोई बात चल रही है या कुछ भी, पहली बात तो अलग रूम में जाके स्टडी करो एंड ट्राई नॉट टू स्पीक ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग. सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है. चलिए, समझदार है बेटा, समझ जाएंगे. चलिए हम बात करते हैं प्लाज्मिड के दो टाइप्स की. यहाँ पे हम टाइप्स पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे. प्लाज्मिड के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं. एक होता है फ्री टाइप प्लाज्मिड, फ्री टाइप. ठीक है. और जो दूसरा है वो है इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड. आप जो ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये फ्री प्लाज्मिड का डायग्राम है. फ्री प्लाज्मिड मतलब जिसका कोई भी लेना देना नहीं जीनोमिक डीएनए से. ये इस पास से, ये उस पास से, मतलब दोनों अपने अपने में अलग अलग जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, खुश. ठीक है. बैचलर्स की तरह, कोई झंझट नहीं.
और इंटीग्रेटेड का मतलब दोनों का गठबंधन कर दिया गया, ठीक है, गठबंधन कर दिया बेटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, नॉट फ्री प्लाज्मिड। अब वो कैसे बनेगा, देखिए ये बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया के बाद वीडियो पॉज हो गई है बेटा, मिनट में चेक करती हूँ बेटा। किसका डाउट है बेटा ये, हनी बेटा? नहीं, वीडियो तो चल रही है। अब अपनी कनेक्टिविटी चेक करिए बेटा। इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, इसमें क्या होगा, जीनोमिक डीएनए इसी के साथ जो है कहीं इसी इन बिटवीन दूसरा हमारा जो ये आपको देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए यानी प्लाज्मिड, ये भी इसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा। आप सोच रहे हैं मैम ने यहाँ पे सर्कुलर बनाया है, यहाँ पे ऐसा क्यों बनाया बेटा? एक्चुअली ये भी कॉइल्ड ही होता है, ये मैंने बड़ा सिंपल दिखाने के लिए आपको बनाया, एक्चुअली ये भी कॉइल्ड होता है। यहाँ हमने इनकी इंटीग्रेशन दिखाई है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, इट इज नॉट अ फ्री प्लाज्मिड, ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पर एक चीज डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और इनका क्या फंक्शनिंग रहती है, ठीक है ना, प्लाज्मिड्स की, ये फ्री प्लाज्मिड और इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना, एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी आपको इस पॉइंट को। सबसे पहले मैं ये रख करने जा रही हूँ, एग्जांपल होगी ना एफ प्लाज्मिड का, ये बड़ा कॉमन टाइप प्लाज्मिड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, इसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोलते हैं। अभी तक अभी ठीक है मैम, ओके, यस, हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, मैं आपको समझाऊंगी एग्जांपल ऑफ एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में आपको आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये समझाया एफ प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। तो देखिए एफ प्लाज्मिड इज अ फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिस भी सेल के पास एक फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, बैक्टीरियल सेल है मेरे पास, मान लीजिए ये उसका नॉर्मल डीएनए है, जीनोमिक डीएनए, और जो ये छोटा सा डीएनए आप देख रहे हो उधर मैंने बनाया छोटा सा, वो है इसका प्लाज्मिड डीएनए। तो जिसके पास भी ये प्लाज्मिड डीएनए होगा और फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा, इसको नाम ले लीजिए एफ प्लाज्मिड है ये। जिस भी सेल के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, इस प्लाज्मिड को इस मतलब बैक्टीरियल सेल को हम मेल बैक्टीरियल सेल भी बोलेंगे, डोनर भी बोलेंगे, और फर्टिलिटी पॉजिटिव सेल भी बोलेंगे, फर्टिलिटी पॉजिटिव सेल, डोनर और ये, ठीक है। आई टोल्ड यू कि ऐसा नहीं है कि सभी के पास मतलब प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिनके पास एफ प्लाज्मिड यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट ना भी हो, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल जीनोमिक डीएनए है, पर इसके अंदर आप एफ मतलब कोई भी एफ प्लाज्मिड नहीं देख पा रहे, ठीक है ना, ओनली मेल के पास ये प्रेजेंट होगा। तो ऐसा जिस सेल होगा इसको हम बोल देंगे फीमेल सेल, फीमेल सेल। और एफ नेगेटिव सेल, एफ नेगेटिव सेल और फीमेल मेल सेल में डिफरेंस क्या होता है, जिसके पास भी फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा वो सेल अपने अंदर से एक अपने पिलाइस को एक्सटेंड करके कर पाएगा, और अपने पिलाइस को एक्सटेंड करके ये माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स एफ नेगेटिव। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे सेल थ्रू अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये अपने पिलाई को एक्सटेंड करके ऐसे जुड़ जाएगा और ये बना लेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब। बेटा एक बात ध्यान से समझना,
जब भी कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, F पॉजिटिव प्लाज्मिड का जो ये प्लाज्मिड डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, इसमें से बचेगा एक स्ट्रैंड। तो जो एक स्ट्रैंड अलग हुआ वो कहाँ गया, वो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते होते इसके पास चला गया, यानी कि इसने इसको भी जो है अपना एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का प्रोवाइड करवा दिया, प्लाज्मिड डीएनए का, ताकि ये भी F पॉजिटिव बन जाए, ये भी आगे किसी और को फर्टिलाइज करवा पाए। ठीक है, अब ये एक स्ट्रैंड है ना बेटा, तो डीएनए को रेप्लिकेशन तो करता ही है, तो प्लास्टिड डीएनए में रेप्लिकेट कर लेगा, अपनी नेक्स्ट कॉपी जो है खुद को क्रिएट कर लेगा। तो अब देखिए जो ये फीमेल होगी, ये अब इस केस में क्या बन जाएगी, मेल और F पॉजिटिव, और ये आगे किसी और फीमेल को जो है, जो विदाउट F प्लाज्मिड होगी, उससे भी फर्टिलिटी प्रोवाइड करवा सकती है। ऐसे ट्रांसफर होता है बेटा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और फ्री प्लाज्मिड इस तरीके से ट्रैवल करता है थ्रू कॉन्जुगेशन। और इंटीग्रेटेड का एग्जांपल बेटा, इंटीग्रेटेड का एग्जांपल हम अभी डील नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये हम बायोटेक में डील करेंगे, इसको हम HFR प्लाज्मिड बोलते हैं। HFR प्लाज्मिड मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हम बायोटेक में डील करेंगे जब हम +2 का टॉपिक पढ़ेंगे, नॉट राइट नाउ हियर। इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड, ये फ्री प्लाज्मिड कैसे ट्रेवल कर रहा है, आई टोल्ड यू। ठीक है बेटा, तो इसको रब करते हैं, होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा समझ आ रहा है बच्चों? ऐसे होता है सब कुछ, हर एक काम ध्यान समझोगे बेटा सब समझ आएगा। ठीक है, आप लोगों ने काफी चीजें पढ़ रखी है, मैंने आपको उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करके बताई हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर डिस्टिंग्विश, आपको ना ये सिर्फ इस चैप्टर में मदद नहीं करेगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ। आप देख रहे होंगे हम काफी चीजें कवर कर रहे हैं, हम सेल वाले चैप्टर पे भी जा रहे हैं, हमने रिकम्बिनेशन का भी क्राइटेरिया पढ़ा, कॉन्जुगेशन भी पढ़ा, हम बहुत सारी चीजें एक टाइम पे टैकल कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे सोचोगे कि इतना कंफ्यूजिंग क्यों करा रहे हैं मैम, कंफ्यूजिंग नहीं करा रही, आप गो थ्रू योर नोट्स, आप समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर होगा, और आगे वाले चैप्टर्स में ये टॉपिक आपके बहुत मदद करेंगे, ये आपको एक लीड देंगे। बेटा ये क्रैश कोर्स है, हमारे पास टाइम पीरियड बहुत लिमिटेड होता है, जब आप इंस्टीट्यूट में आओगे ना तो आपको इसको और डिटेल में प्रॉपर्ली पढ़ाया जाएगा। डिटेल का ये मतलब रहेगा कि आपको उस समय जो है हर एक चीज समझ आएगी। अब क्या होता है ना, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों को एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाते हुए जब बिल्कुल आप डिफरेंट टॉपिक को पढ़ते हो, जैसे आप एग्जांपल लो बायोटेक को लेके, बायोटेक काफी बच्चों को जब पहली बार आप लोगों ने पढ़ी थी, समझ से बाहर की, वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसमें मार्कर्स जीन्स क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे की जाती है, आप लोगों को बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता था, फिर टाइम धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगी चीजें, और अब आप जब इन चीजों को ध्यान से समझेंगे ना, प्लाज्मिड के बारे में तो है पूरी जेनेटिक्स, है ना, रिकम्बिनेशन करवानी है, आपको काफी चीजें इस चैप्टर में मिलेंगी जो आपको पढ़ाया नहीं जाता था स्कूल टाइम पर, जो मैं अभी यहाँ पे डील कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा एफर्ट यहाँ पर लगेगा तो कम एफर्ट आपको आगे जाके लगाना पड़ेगा, लगाना तो आपको है ही बेटा, जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, बेसिक्स नहीं आते बच्चों को, और बच्चे बहुत माइनर मिस्टेक करते हैं। मैं आपको अभी जो डिफरेंस लिखवाया प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के अंदर स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफरेंस, किसमें स्टोन है किसमें नॉन स्टोन, ये छोटे छोटे क्वेश्चन नीट के अंदर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझनी है, तो मैं आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ वाली चीज, और आप लोगों के पास एक गोल्डन पीरियड है स्टडी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट बेटा, मैंने आपको अभी पहले बताया था जब मैं सेल स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी आपको बैक्टीरिया का, कि मुझे सेल वॉल को थोड़ा सा डिस्कस करना है, सेल वॉल को मैं थोड़ा डिस्कस करूंगी, बैक्टीरिया के सेल वॉल को। तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है ना, ये आपको जो ये हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है, इसका जो वो होता है सेल वॉल, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, पहला है पेप्टिडो,
और दूसरा कंपोनेंट है ग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडो एंड ग्लाइकेन। पेप्टिडो पार्ट जो है ना, पेप्टिडो पार्ट इज मेड अप ऑफ, नाम से मतलब पेप्टिडो मतलब पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स किसके बने होंगे, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो ये बने होंगे मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। और कितने अमीनो एसिड्स से बेटा, जो आपके पेप्टिडोग्लाइकेन्स होते हैं ये बने होते हैं 4 चेन ऑफ, सॉरी मैं इस पर लिखूंगी 4 अमीनो एसिड चेन, 4 अमीनो एसिड चेन, 4 अमीनो एसिड की चेन है, इनसे बने होते हैं। और जो ग्लाइकेन पार्ट है आप देख रहे हैं, ग्लाइकेन पार्ट है, ठीक है ना, ये मॉडिफाइड शुगर्स है। तो 4 अमीनो एसिड की चेन होगी और ये हो गया मॉडिफाइड शुगर, ठीक है बेटा। और अमीनो एसिड्स जब आपको ये पता चल रहा है अमीनो एसिड्स हैं तो वो किससे जुड़े होंगे बेटा, अमीनो एसिड प्रोटीन ही होते हैं, तो उनके बीच में कैसे लिंकेज होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स की लिंकेज होती है, तो ये चारों के चारों पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये शुगर्स होती हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ आज का, आपका होमवर्क क्या रहेगा बेटा, मैं आपको चेक नहीं कर सकती इस होमवर्क को, पर आप लोगों ने करना है, आपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस बड़े अच्छे से स्टडी करना है। बहुत चीजें हैं उसके अंदर, आप लोगों को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ पे सेल वॉल में डिफरेंस समझा देती हूँ स्ट्रक्चर वाइज क्या है, बट बाकी के आप पढ़ेंगे पहले, कल हम इसको यहीं से डिस्कस करेंगे शुरू ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से। पर बेटा सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव का ले लेते हैं स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होगी और ग्राम नेगेटिव की कैसी होगी, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेटा अब आप जरा ध्यान समझिएगा, इसके अंदर हमारे पास इस तरीके से शुगर रहती है। शुगर के बारे में थोड़ा बताऊंगी, मॉडिफाइड शुगर में 2 तरह की शुगर होती है, नैग और नैम, NAG, NAM। जिन बच्चों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता लिख लीजिएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड नैम की होती है एन एसिटाइल म्यूरेनिक एसिड, ये होते हैं इसके अंदर। तो ये इसके बैकबोन में ये शुगर्स ही है, नैग और नैम की, नैग, सॉरी पहले नैम लिख देते हैं, नैम, नैग, नैम ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग शुगर्स होंगी बेटा, जरा ध्यान समझना। नैग और नैम की ऐसे शुगर्स होती हैं। आई टोल्ड यू कि किसी भी सेल वॉल में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन वाला पार्ट भी होगा, पेप्टिडो वाला पार्ट भी होगा और ग्लाइकेन पार्ट भी होगा। ग्लाइकेन पार्ट को मैंने बना दिया नैग और नैम। दूसरा पार्ट क्या है, 4 चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स कैसे होंगी वो बताती हूँ मैं आपको, इसमें अमीनो एसिड्स भी जुड़ी होती हैं। अमीनो एसिड्स कैसे होती है बेटा, जो भी नैम कंपोनेंट है, नैम NAM, उसके साथ 4 अमीनो एसिड जुड़े होते हैं, 1 2 3 एंड 4। सिमिलरली ये देखो, ये नैम है, इसको छोड़ देंगे, नैम पे आएंगे 1 2 3 एंड 4, इस तरीके से 4 इसमें अमीनो एसिड होंगे। सिमिलरली इस वाले में भी होंगे, ये भी नैम है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये नैम कंपोनेंट्स हैं। और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सेल वॉल तो अलग अलग दिख रही है आपको, बिखरी हुई सी ऐसे डिवाइडेड सी है, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं बेटा, ये 4 अमीनो एसिड की जो चेन है, ठीक है, इन 4 वालों को भी आपस में जो ज्वाइन करती है चेन, वो बनी होती है 5 अमीनो एसिड्स की चेन। मैं आपको इसको येलो कलर से दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा इधर से, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5,
चार अमाइनो एसिड की इन चेन्स को क्रॉस लिंक कौन करता है? क्रॉस लिंक करती है 5 अमाइनो एसिड चेन या पेंटा अमाइनो एसिड चेन भी बोलेंगे, इसे टेट्रा अमाइनो एसिड चेन बोलेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर रही है पेंटा अमाइनो एसिड चेन। ये स्ट्रक्चर है किसका बेटा? ये स्ट्रक्चर है ग्राम पॉजिटिव का। और ग्राम पॉजिटिव में आप ये कह सकते हो कि शुगर की जो बैकबोन्स है ना, शुगर की जो बैकबोन है और जो अमाइनो एसिड्स हैं ये इनडायरेक्टली लिंक्ड है एक दूसरे से, इनडायरेक्टली लिंक्ड बाय द हेल्प ऑफ 5 अमाइनो एसिड चेन। तो इसकी लिंकेज कैसी होगी? इनडायरेक्ट लिंकेज, इनडायरेक्ट लिंकेज इनके बीच में है। और अगर हम बात करेंगे ग्राम नेगेटिव की, और उसमें क्या होती है? डायरेक्ट लिंकेज होती है। डायरेक्ट लिंकेज कैसे होती है? आई टेल यू। उसमें भी इस तरीके से ही कंपोनेंट्स होंगे नैग और नैम के। ठीक है, नैम, नैग, नैम, ठीक। और अब इसमें जो अमाइनो एसिड है उसमें पेंटा अमाइनो एसिड चेन नहीं होती, ठीक है, पेंटा अमाइनो एसिड चेन नहीं होती, सिर्फ टेट्रा अमाइनो एसिड चेन इनको ज्वाइन करती है। टेट्रा अमाइनो एसिड में से 1 2 3 4 इधर से निकले, इस वाले नैम के भी 1 2 3 4 ये आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ये 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 ये भी डायरेक्ट जुड़ जाएंगे यहाँ से। ऐसे नीचे वाले के अंदर भी डायरेक्ट लिंकेज होगी, कोई उनको अलग से कोई चेन ज्वाइन नहीं करेगी, इनके बीच में डायरेक्ट लिंकेज होगी। अब एक बात जरा ध्यान सुनिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना बैक्टीरिया, इनकी सेल वॉल थिक होती है। ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, और ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल होती है वो होती है थिन। थिन कितनी? 70 to 120 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अच्छा, आगे आप इसके डिफरेंस लिख के लेके आना। मैंने आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच के डिफरेंस आप लोगों को लिख के आना। कल मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करूंगी, कल मैं इसको और डिटेल में लूंगी। अभी एक्चुअली टाइम देख रही हूँ मैं कि टाइम काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है बेटा? समझ आ रहा है? वैसे मुझे सब बच्चे बता दो, जितना बताया मैंने आपको, स्ट्रक्चर समझाए, समझ आया आप लोगों को? जल्दी से बताइए बेटा। बेटा अभी हमने ना इसके कंपोनेंट्स को आपने पढ़ा होगा कि टिकोइक एसिड के बारे में पढ़ा होगा कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर टिकोइक एसिड होता है, ये सब चीजें किस लिए स्टेनिंग में कैसे मदद करती हैं, वो सब चीजें भी समझानी है, तो वो हम कल के लेक्चर में लेंगे, ठीक है? सो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा लगा बेटा? पहले तो ये बताऊं कि मुझे कल आप लोगों से ये पूछना भूल गई थी, आपको अच्छा लग रहा है? सबको अच्छे से समझ आ रहा है? ओके वंशिता, थैंक यू। अंजलि, ओके ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू। चलिए एंड करते हैं मीटिंग को।